तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक और नया सबक, एक और नया यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलो देखते हैं इस यूनिट में हमको स्टडी क्या की करती। लास्ट लेक्चर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये स्टडी किए थे कि अगर ये एक चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है Q, और इसके पास अगर वेलोसिटी है V, मतलब एक चार्ज है मोशन में। तो जब कोई चार्ज मोशन में होता है, जब कोई चार्ज काय में होता है, मोशन में होता है, तो अपने अतराफ वो क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड, डिनोटेड बाय बी। हाँ, तो ये चार्ज अगर मोशन में है तो ये अपने अतराफ क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे। फिर से, चार्ज मोशन में फील्ड पैदा करता है। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड बी, क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को मोशन में ला सकती है? चार्ज इन मोशन बोले तो करंट, यानी कि क्या फील्ड के वजह से करंट बन सकता है? इसकी स्टडी किए थे माइकल फैराडे ने। और उन्होंने, मतलब माइकल फैराडे ने 1831 में इसके ऊपर स्टडी किए थे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकती है। इस चीज की स्टडी माइकल फैराडे ने 1831 में किए थे और कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब उन एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आप एक दो डिफिनेशन याद रखो। चलो पहले एक दो डिफिनेशन को समझते हैं। अब देखो, आपको मालूम है ये एक मैग्नेट है, ये हमारा एक मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना? ये बात आपको मालूम है, आप लोगों ने पढ़ चुकी। ये होती है लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, और इतना हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? फील्ड, जिसको हम लोग बी से जाएंगे। ठीक, अब इन लाइंस ऑफ फोर्स को मैं इधर ड्रॉ करता हूं। ये है लाइंस ऑफ फोर्स, है ना? अब यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ए। ठीक है, अब इस यूनिट एरिया या इस एरिया में से, जरूरी नहीं यूनिट हो, है ना? तो अगर इस एरिया में से हम देखा जाए कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही है, तो हम बोलेंगे तीन। ठीक है, ये तीन कहलाएगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, फील्ड जो होती है वो किसकी होती है? मैग्नेट की। फील्ड किसकी होती है? मैग्नेट की। और फ्लक्स किसका होता है? ये छोटे से एरिया का होता है फ्लक्स। ठीक है, फील्ड किसकी? मैग्नेट की। फ्लक्स किसका? एरिया का। ठीक है, हाँ। तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम जाहिर करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जाहिर करते हैं? फाई से। क्या होगी डेफिनेशन? मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हाँ। अब देखो, अगर इसका एरिया बड़ा होता, एरिया बड़ा है, तो फ्लक्स देखो बढ़ गया, एक दो तीन चार हो गया फ्लक्स। पहले तीन था, अब कितना हो गया? चार। तो फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। और देखो क्या पे डिपेंड करता है? अभी कितनी लाइंस ऑफ फोर्स है? एक दो तीन, पांच लाइंस ऑफ फोर्स है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता हूं मैं। ये बढ़ा दिया मैंने, बी को बढ़ा दिया। अब बी के बढ़ने से फ्लक्स भी देखो बढ़ गया। पहले चार था, अब देखो एक दो, अब चार से ज्यादा हो गया, है ना? तो एक और चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स किसके बराबर हुआ? बी ए। अब और देखो, अब मान लो इस एरिया को अभी मैंने ऐसा रखा था, अब इसको ऐसा नहीं, अब इसको ऐसा रखता मैं, है ना? अब इसका फ्लक्स कितना है? या ये अच्छे से रखा नहीं गया, ये ऐसा रखता मैं इस फ्लक्स को, है ना? अब इसका फ्लक्स कितना है? अब इसका फ्लक्स जीरो होगा। पहले ये ऐसा था तो इसका फ्लक्स कितना था? चार। अब इसको हम लोगों ने ऐसा रख दिए तो इसका फ्लक्स कितना हो गया?
0। समझ में आए? तो ये एक और क्वांटिटी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसको कुछ एंगल से रोटेट करा है ना, कुछ एंगल पे रखा, कुछ एंगल से रोटेट करके रखा। तो एक और चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एंगल, दैट एंगल इज कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई किसके बराबर हुआ? बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर एक बहुत बारीक कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। ये थीटा किसके और किसके बीच का एंगल है? ये जो थीटा है ये किसके और किसके बीच का एंगल है वो देखो। हाँ, तो ये है हमारा एरिया, और ये इसमें से पास हो रही है लाइंस ऑफ फोर्स, दो लाइंस ऑफ फोर्स पास हो। तो फ्लक्स कितना हुआ इसका? दो। क्योंकि ये एक छोटा सा एरिया है, और अरे, वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये समझाया था कि इस छोटे से एरिया की क्या होती है? डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है इसका। तो इस एरिया की ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, ये है बी की डायरेक्शन। ठीक है, हाँ। अब आप ध्यान से सुनो। अगर हम इस सरफेस को लेकर बात करें, तो सरफेस के साथ इसने कितने का एंगल बनाया है? 90 के साथ। ये ऐसा सरफेस है, और ये लाइन बी, फील्ड की डायरेक्शन ये। तो सरफेस के साथ कितने का एंगल है इसका? 90 के साथ, 90 का। और एरिया वेक्टर के साथ कितने का एंगल है? 0 का। दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल। समझ में है? याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस है, इस टॉपिक के ऊपर, फाई के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए। इसलिए इस बात को बारीकी से समझो कि ये एंगल किसके और किसके बीच में। तो यहाँ ये जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये बात ध्यान में रखो आप। थीटा किसके बीच, किस किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया के बीच का नहीं है। ठीक है, याद रखना, आगे हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक काम करो, पहले हम इसके ऊपर ये जो फ्लक्स पढ़े हम लोगों ने, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा गया है कभी ना कभी। तो देखो, अब ये देखो, यहाँ पर आपको ये एंगल और ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि सर्कुलर कॉइल है, तो ये मान लो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है ना। इसके पास टर्न्स कितने हैं? टर्न्स को हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स को, जितने टर्न है, एक दो, है ना, तो ऐसे 100 टर्न है, मतलब इसको एन से जाहिर करेंगे। हाँ, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ए, ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो एक सर्कुलर कॉइल है, बोलता उसका टर्न कितने हैं? 100 टर्न्स है। तो देखो, एक अगर एरिया है तो हमने लिखे उसके लिए बी कॉस थीटा, इसके लिए बी कॉस थीटा। ऐसे एक दो कितने टर्न्स है, तो मान लेते हैं एन टर्न्स है, तो एन टर्न्स के लिए इसका फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। ध्यान में रखो। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी है? बोलता 100 है। एन की वैल्यू कितनी है? 100। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अभी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखो, ये एक ऑरेंज है ना, तो इस ऑरेंज का जो पूरा का पूरा सरफेस है, सरफेस दिख रहा है अभी हमको पूरा, है ना, तो ये इसका सरफेस एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका सरफेस है। अब इसको काट दो दो हिस्सों में, तो ये जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये हिस्सा, ये कहलाता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या कहलाता है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, तो ये कॉइल का अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, बोलता ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 मीटर। अब देखो इस कॉइल को, अब यहाँ पर ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब देखो वो क्या बोल रहा है। अब इस कॉइल को बोलता परपेंडिकुलर रखा गया। कैसा रखा गया? परपेंडिकुलर रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के। हम्म, तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड को काय से रखा गया? परपेंडिकुलर रखा गया। लेकिन काय के साथ? प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। तो प्लेन के साथ, ये इसका प्लेन और इसका परपेंडिकुलर। तो बोलो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर? तो मैंने भी आपको बताया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस कॉइल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो बी की वैल्यू कितनी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? 0। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फिर भी थीटा की वैल्यू क्यों 0 है? क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है ये एंगल, और वो इसने यहाँ पर कितना बनाया है? 0। समझे? और इसके प्लेन के साथ इस फील्ड का एंगल कितना है? 90। लेकिन हमारे फॉर्मूले में जो थीटा है, ये किसके और किसके बीच में है? फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1। ठीक है, ओके। तो और क्या दिया है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है 1 टेस्ला। ध्यान में रख लो, फील्ड की यूनिट का, फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। तो वो क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करो, बोलता कितना। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है? 100 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है? 1,
और ए की वैल्यू कितनी है 1, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो फाई की वैल्यू कितनी हुई 100। और एक बात ध्यान रखो, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ध्यान रखना फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, इसको हम लोग WB से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से आपको फ्लक्स क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर मुद्दे पर आते हैं हम लोग। तो फैराडे के दिमाग में क्या खराफाती ख्याल आया कि जिस तरह चार्ज अगर मोशन में होता है तो वो अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज मोशन में यानी कि करंट बन सकता है? क्या बी के वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, बन सकता है? ये इसके दिमाग में ख्याल आया। तो अब इसने इसके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था। तो चलो देखो, अब एक एक चीज को समझो। ये क्या है हमारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये क्या है हमारा कॉइल, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 4, है ना। हम्म अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा इस मैग्नेट की वजह से, तो ये लाइट जलेगा, करंट पास होगा ना। हाँ, वोल्टेज यहाँ पर दिखाएगा हमको। ठीक, ओके। ये हमको बेसिकली करंट की डायरेक्शन भी बताएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में करंट बन सकता है, ये देखना है हमको। हाँ, चलो देखो। बन रहा है करंट। हाँ बिल्कुल, ये लाइट शुरू हो रहा है, इसका मतलब करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कब प्रोड्यूस हो रहा है ये देखते हैं हम लोग। तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नॉर्थ पोल से शुरू, साउथ साउथ पोल पर खत्म, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से शुरू हुई और ये साउथ पोल तक पहुंची। अब देखो, सिर्फ मैग्नेट की बात करते हैं। क्या मैग्नेट के मोशन से कोई भी किस्म का करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ। तो मैग्नेट के मोशन से करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, मोशन से करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आ गया हमको, है ना। मोशन से करंट प्रोड्यूस नहीं होता। फिर कहां से होता है देखो। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये देखो, अभी फ्लक्स के साथ कितनी, अभी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 1 2 3 4, मैग्नेटिक फ्लक्स 4 है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें, है ना, 4 है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं? लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से, यानी कि बी के वजह से भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, मैग्नेट के मोशन की वजह से भी नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। हाँ, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेट के मोशन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, या फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनाती है, फील्ड, फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, देखो। हाँ, हुआ करंट प्रोड्यूस, हो रहा करंट प्रोड्यूस, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं, मैग्नेट के मोशन से भी नहीं हो रहा है, और ये लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से। अब देखो कब करंट प्रोड्यूस होगा, देखो अब देखो, ये जब 4 लाइन थी, ये 4 लाइन थी, 4 लाइन, ये जैसी 6 हो जा रही है, जैसी 6 हो जा रही है, 4 की 6 हो रही है, फिर 6 की 4 हो रही है, 4 की 6 हो रही है, हाँ, अब 6 हो गई, फिर से करंट रुक गया, समझ में आया? फिर दूर लेके गए, अब 4 है, अभी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो एक बात इस एक्सपेरिमेंट से उसके समझ में आई है कि करंट जब ही प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से सुनो बात को, इस कॉइल में करंट तब ही प्रोड्यूस हो रहा है जब लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इस कॉइल का फ्लक्स, इस कॉइल का फ्लक्स जब चेंज हो रहा है, तो जब चेंज हो रहा है तभी करंट पैदा हो रहा है। देखो 4 से जब 6 होगा, फिर रुक गया, है ना, फिर चेंज हुआ, 6 का 4 हुआ, फिर करंट बना। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इस कॉइल में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है वो चेंज होती है, कम ज्यादा होती है, वो क्या होती है, कम ज्यादा होती है। फ्लक्स जब चेंज होता है, यानी कि डी फाई अपॉन डी टी जब होता है, तभी उस कॉइल में से क्या पैदा होता है, उस कॉइल में से क्या पास होता है, करंट पास होता है। समझ में आ गई बात? क्या होना जरूरी है करंट पास होने के लिए, डी फाई अपॉन डी टी का होना, मतलब फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स चेंज होगा तभी इस कॉइल में से क्या बनेगा, करंट आय प्रोड्यूस होगा। याद रखिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि चेंज हो रहा है तभी इसमें से करंट पास हो रहा है, अदरवाइज करंट पास नहीं हो रहा है। देखो अभी 6 है लेकिन चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, 6 के 6 ही 6, तो करंट कितना है 0। अब इसको पीछे लेके जाओ, फ्लक्स 4 का 4 ही है, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं। अब 4 6 6 4 6 4 4 6 ऐसा करो, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब देखो तब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये डी फाई अपॉन डी टी नहीं होगा इस कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा। इस कॉइल में जो करंट पैदा हुआ इसको हम लोग इंड्यूस करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्यान में रखना, इंड्यूस करंट बोलेंगे, इंड्यूस करंट। ठीक। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको, कि ये एक सर्किट है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस है आर, यहां से करंट फ्लो होगा आई। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, बैटरी। मान लो इस बैटरी का ईएमएफ है 5 वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी, ये क्या कहलाता है, बैटरी का ईएमएफ। तो करंट कब फ्लो होता है, करंट तभी फ्लो होता है जब हम उसे किसी एक्सटर्नल ईएमएफ से अटैच करें, है ना। यहाँ पर कोई भी बैटरी अटैच है क्या, कोई बैटरी, फिर भी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। मानी इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर पहले क्या बना होगा, ईएमएफ बना होगा, फिर करंट पास हो, समझ में। तो फैराडे ने 2 लॉज दिए। पहला लॉ क्या था, कि डी फाई अपॉन डी टी होगा तभी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। कितना करंट इंड्यूस होगा, ये दूसरा लॉ था। पहला था कब होगा डी फाई अपॉन डी टी होगा, तो दूसरा था कितना होगा। तो उसने बताया था कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस है ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा कभी, है ना, ईएमएफ होगा तभी करंट पास होगा, है ना। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वजह से इसमें क्या पैदा हुआ होगा, उसमें उसकी वजह से इसमें क्या दौड़ा होगा, करंट दौड़ा होगा, है ना। पहले ईएमएफ इंड्यूस हो उसके बाद करंट दौड़े, क्योंकि करंट के लिए ईएमएफ का होना जरूरी है। करंट के लिए ईएमएफ यानी बैटरी का होना जरूरी है, बगैर बैटरी करंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो फ्लक्स के चेंज होने के वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बना है, इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ। क्या कहेंगे हम इसे, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो बात ध्यान में रखिए, फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। पहला दिया था कब बनेगा, जब डी फाई अपॉन डी टी हो। कितना बनेगा ये ईएमएफ, कितना बनेगा, तो उसने बताया था जितना चेंज होगा, जितना ज्यादा चेंज होगा डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। देख लो आप, जितने तेजी से हम उसको चेंज करेंगे उतने तेजी से करंट बनेगा। ठीक है, आप चेंज स्लो स्लो करो, करंट कैसा हो रहा है, बहुत स्लो। सो डी फाई अपॉन डी टी अगर कम होगा तो ई भी कम होगा, अगर डी फाई अपॉन डी टी तेज होगा तो ई भी कैसा होगा, ईएमएफ इंड्यूस भी कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो एक क्विक रिवीजन ले लेते कि हमने सो फार क्या पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़े कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। हमने ये भी पढ़े कि चेंज बहुत जरूरी है, बगैर अगर फाई में चेंज नहीं आ रहा है तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। फाई चेंज होगा तभी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कब होगा, जब डी फाई अपॉन डी टी हो। कितना होगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ये है फैराडे के 2 लॉस। चलो अब नोट देख लेते थोड़ी सी। ये आपकी टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक से मैंने ये नोट्स बनाए। हाँ, देखो, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसको नहीं भी करे तो चलेगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं भी। ठीक है, फिर हमको फैराडे ने 2 लॉज दिए, उसमें का ये पहला लॉ था फैराडे लॉ, कॉइल एंड कॉइल, है ना। ये मैग्नेट और ये कॉइल हमने की। और उसी तरह अगर हम ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसा होगा इसका, देखो कोई बड़ी बात है नहीं, ये समझ में आ गया तो हो गया। अब आगे वो इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं, इसलिए मैंने उसको इतने अच्छे से कुछ एक्सप्लेन किया नहीं, है ना। तो ये बैटरी है मान लो प्लस माइनस, और इसके बाजू में ये आगे पढ़ने वाले हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, ये कॉइल रखा। तो इसमें से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो बी बनाएगा तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगी, है ना। लाइन्स ऑफ फोर्स ये इसको इधर उधर करेगी या इसको इधर उधर मूव करेगी, तो लाइन्स ऑफ फोर्स, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से यहाँ पर क्या बनेगा, करंट। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, हमने ये पहला एक्सपेरिमेंट पढ़े इसका, कॉइल एंड, ये कॉइल एंड मैग्नेट, ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कभी एक्सपेरिमेंट पूछेगा नहीं, 2 लॉस पूछ सकता है बस। तो फर्स्ट लॉ क्या है, कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जरूरी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकता है, ये इसका फर्स्ट लॉ।
कितना इंड्यूस करेगा? सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ओके, ठीक है, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। फाई का साइन हटेगा, इज इक्वल टू के लगेगा, डी फाई अपॉन डी टी। सो ई इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 होती है, ध्यान में रखो, डी फाई अपॉन डी टी। सो ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ये था फैराडे का दूसरा लॉ। ठीक है, ठीक है, तो एक टर्न के लिए फ्लक्स कितना होता है? इज इक्वल डी फाई फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ई इज इक्वल टू क्या होगा? एन डी फाई अपॉन डी टी। इसका यूनिट बनाया तो फाई, फ्लक्स का यूनिट अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? वेबर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ई का यूनिट एक और होता है, वो क्या होता है? वेबर पर सेकंड। और एक और यूनिट होता है, क्या होता है? वोल्ट। तो एक वेबर का चेंज अगर एक सेकंड में एक वेबर का चेंज हो रहा है तो कितने बराबर होगा? एक वोल्ट के बराबर होगा। तो ध्यान रखो, ईएमएफ के दो यूनिट होते हैं, एक होता है वेबर पर सेकंड और एक क्या होता है? वोल्ट। ईएमएफ के दो यूनिट होते हैं और एक वोल्ट बोले तो एक वेबर पर सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। अब देखो करंट की डायरेक्शन, देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये करंट की डायरेक्शन ये हमको फैराडे ने नहीं बताया था कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन के लिए अब पिक्चर में आते हैं लेंस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लेंस लॉ। जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।